हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज क्लास में हम सेक्शन 41 के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जो बात करता है ट्रांसफर बाय ओस्टेंसिबल ओनर। ट्रांसफर बाय ओस्टेंसिबल ओनर को समझेंगे, लेकिन हम समझते हैं ओस्टेंसिबल का क्या मतलब होता है। देखिए, ओस्टेंसिबल का मतलब होता है अपैरेंट, जो यानी कि दिखाई देने वाला, शो करने वाला, जो शो हो रहा है, या फिर अगर उसको हिंदी में बात करें तो उसका मतलब होता है दृश्यमान। तो दृश्यमान ओनर स्वामी, हिंदी में जब हमने बात की ओस्टेंसिबल ओनर को बोलते हैं। तो ओस्टेंसिबल मींस अपैरेंट, जो दिख रहा है। वो ओनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन वो दिख रहा है, उसको बोलते हैं ओस्टेंसिबल ओनर। देखिए, अब ओस्टेंसिबल ओनर को जिन वर्ड्स में सेक्शन 41 में बताया गया, हम पहले वो देखेंगे बेयर एक्ट में जो बताया गया है, और फिर उसके बाद हम केस लॉस के थ्रू समझेंगे कि ओस्टेंसिबल ओनर के क्या प्रोविजंस हैं जो सेक्शन 41 बात कर रहा है। अब देखिए, इसकी क्या किस तरह से डिफाइन किया गया। Where with the consent express or implied of the persons interested in immovable property, a person is the ostensible owner of such property and transfers the same for consideration. The transfer shall not be voidable on the ground that the transfer was not authorized to make it. मैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज से आपको इसीलिए समझा रही हूँ ताकि जब हम एक्ट पढ़ने बैठे तो हमको समझ में आ जाए कि क्या बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमें बेयर एक्ट के हिसाब से ही चलना होता है, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि बेगी क्या बात कर रहा है। देखिए, क्या कह रहे हैं। सबसे पहली बात कंसेंट की बात की। किसकी कंसेंट की बात करी? उस पर्सन की जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है। जो सेक्शन 41 है वो चैप्टर 2 के जो पार्ट है, जो बात करता है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब सेक्शन 41 कहाँ एप्लीकेबल होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल होता है। ये पहली बात हमें ध्यान रखनी है। दूसरा बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट की बात करी। हमने ये बात पहले भी आपको बताई कि जब भी हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की बात करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया जाता है। तो यानी कि यहाँ बात करें कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में जिस पर्सन का इंटरेस्ट है, यानी कि जिसकी ओनरशिप है, वो व्यक्ति या तो अपनी एक्सप्रेस कंसेंट से या फिर इम्प्लाइड कंसेंट से, यानी कि शब्दों द्वारा उसको कह के किसी और व्यक्ति को, या फिर अपने एक्ट से क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को ओस्टेंसिबल ओनर बना देता है उस प्रॉपर्टी का। और वो पर्सन, ये ओस्टेंसिबल ओनर क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है। सेम का मतलब उसी प्रॉपर्टी को क्या, कंसिडरेशन के साथ में। एक एक बात ध्यान रखना, कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर करता है, और जो ट्रांसफर वो करता है वो वॉइडेबल नहीं होगा, वॉइड नहीं होगा, वैलिड होगा। ऑन द ग्राउंड दैट द ट्रांसफरी वाज नॉट ऑथोराइज्ड टू मेक इट। ट्रांसफरर वाज नॉट ऑथोराइज्ड टू मेक इट। ध्यान रखना, क्या ये बात हमें बोलना है। देखिए, ओस्टेंसिबल ओनर को अब हम समझते हैं। ये तो डेफिनेशन के टुकड़े किए हैं मैंने, जब हम इस शब्द समझेंगे। लेकिन जनरली क्या होता है, देखिए, एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो क्या करता है, अपने पैसे को छुपाने के लिए, ताकि टैक्स ना भरना पड़े, जमीन खरीद लेता है। अब अगर वो जमीन अपने ही पैसों की, अपने ही नाम पे खरीदेगा तो उसका मतलब वो टैक्स से नहीं बचेगा। तो वो क्या करता है, उस जमीन को अपने नाम पे ना खरीद के किसी और के नाम पे खरीद देता है। पैसे किसके? उसी व्यक्ति के। नाम किसका? किसी और का, ताकि वो अपने आप को टैक्स से बचा सके। तो उसने क्या किया, किसी और को ओस्टेंसिबल ओनर बना दिया। यानी कि पेपर में कौन चल रहा है? कोई और चल रहा है। तो ओस्टेंसिबल ओनर यानी कि जिस व्यक्ति ने, रियल ओनर ने पैसे, तो जो पैसे जो लगाएगा वही ओनर बनेगा। उसने किसी और व्यक्ति को बनाया ओनर। कैसा ओनर? अपैरेंट ओनर, दिख वो रहा है। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर कर देता है। तो यानी कि वो हो गया ट्रांसफरर, और जिस व्यक्ति को ट्रांसफर किया गया वो कौन हुआ? ट्रांसफरी। तो जो ट्रांसफरी है उसका जो ट्रांसफर किया गया प्रॉपर्टी है, उसने पैसे से खरीदा। कंसिडरेशन वर्ड आया, क्या लेकर के? पैसे देके खरीदा। गिफ्ट में नहीं दिया, उसने क्या किया, कंसिडरेशन में उसको ट्रांसफर किया, यानी पैसे लिए हैं तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है। किसने? ओस्टेंसिबल ओनर ने। तो वो जो ट्रांसफर है वो एडेबल नहीं होगा, वो वैलिड माना जाएगा। यानी कि क्या, जो ट्रांसफर है इस कंडीशन पे कि भाई वो ऑथोराइज्ड तो था ही नहीं, वो तो ओस्टेंसिबल ओनर था, वो तो अपैरेंट ओनर था, असली ओनर तो कोई और है। उस ट्रांजैक्शन को हम वॉइडेबल नहीं कह सकते। सेक्शन 41 ये बोलता है ब्रदर, वो ट्रांजैक्शन कैसी होगी? वैलिड होगी। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? बस यही होता है फर्क, जब हम बेयर एक्ट से पढ़ते हैं और जब हम अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी अभी आपको थोड़ा बहुत क्लू होगा कि जो सेक्शन 41 क्या बात करता है।
पहली चीज कंसेंट से, जब एक व्यक्ति अपनी सहमति से किसी और को ऑस्टेंसिबल ओनर बना रहा है, यानी ऑन पेपर किसी और को ओनर दिखा रहा है, तो उसको एक वर्ड आता है ऑस्टेंसिबल ओनर, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट। जिस तरह से हमने सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ा था, एस्टोपल का केस में सिर्फ यही सेम है, इक्विटेबल एस्टोपल की तरह चल रहा है। यानी कि जब आपने अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको ओनर किसी और को दिखा दिया, यानी होल्ड आउट कर दिया किसी और के नाम पे वो प्रॉपर्टी, और अपने आप को छुपा दिया एज एन ओनर, तो क्या हुआ, वो प्रॉपर्टी के बाद जो ओनर बना दिया आपने किसी को, वो ट्रांसफर करता है फॉर कंसिडरेशन किसी और को। जो ट्रांसफर ही है, इसमें प्रोविजन भी दिया गया है, इस एक्ट के इस सेक्शन के बाद प्रोविजो एक्ट ऐड किया गया है कि अगर वो पर्सन जो है ट्रांसफरी गुड फेथ में एक्ट करता है। अब ये गुड फेथ का मतलब क्या हुआ, अगर वो रीजनेबल केयर के बाद ये यानी पूरी जांच पड़ताल कर लेता है, उसे पता चलता है कि वो यही ओनर है, उसके बाद वो उसे पैसे देके वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है, तो वो जो ट्रांजेक्शन है, वो जो प्रॉपर्टी है, वो वॉइडेबल या वॉइड नहीं है, रैदर वैलिड है। इस सेक्शन में इतना बताया गया। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक प्रॉपर्टी खरीदता है, खरीदने के बाद वो जो नाम चढ़वाता है, रजिस्ट्री करवाता है, बी के नाम पे कराता है। बी कौन बन गया, ऑस्टेंसिबल ओनर। अब वो क्या करेगा, सी के नाम पे प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर करता है। ये ट्रांसफर है, ये ट्रांसफरी है। ये पूरी जांच पड़ताल कर लेता है गुड फेथ में, उसको लगता है कि रीजनेबल केयर लेता है, वो देखता है कि हाँ बी ओनर है, और उसके बाद पैसे इसे दे देता है, प्रॉपर्टी ले लेता है। बाद में ये आता है जी प्रॉपर्टी तो मेरी है, उसकी नहीं है, पैसे मैंने लगाए थे। तो इस ट्रांजेक्शन के बिहाफ पे ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटेबल एस्टोपल काम करेगा, या डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट काम करेगा कि आपने खुद अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम करी है, अब आप जो है इस चीज को, ट्रांजेक्शन को मना नहीं कर सकते, ये तो वैलिड थी, अब आप कुछ नहीं कर सकते। ये है सेक्शन 41 ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। आपने सुना होगा लैटिन मैक्सिम नेमो डेट को नॉन हैबिट, यानी एक पर्सन जो उसके पास बेटर टाइटल नहीं है वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जिसके पास टाइटल नहीं है वो किसी और को बेटर टाइटल नहीं दे सकता है, यानी कि जिसके पास खुद ही नहीं है स्वामित्व तो किसी चीज का, वो किसी और को स्वामित्व कैसे ट्रांसफर करेगा। लेकिन ये जो सेक्शन 41 है वो उसी एक्सेप्शन की तरह काम करता है कि ये व्यक्ति, इसके पास स्वामित्व नहीं है, फिर भी ये ट्रांसफर कर सकता है और वो वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि इसने खुद अपने आप को क्या किया, होल्डिंग आउट किया, क्या किया, अपने आप को उसको ओनर बना दिया बी को, और खुद ही पीछे हट गया कह के कि ठीक है ओनर आप हैं, और बाद में अगर आएगा तो वो चीज मायने नहीं रखती, वो चीज मान्य नहीं होगी। इसके थ्रू तो हो गया ट्रांसफर, और वो वैलिड है क्योंकि ट्रांसफर ने गुड फेथ में काम किया था। तो ये भी हमें समझ में आ गया और ये सब भी समझ में आ गया। अभी एक चीज और हम बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 लेकर के आया गया, जो यही बात करता था बेनामी ट्रांजैक्शन पे लगाम लगाने के लिए, क्योंकि व्यक्ति जो लोग होते थे, बड़े बड़े जमींदार, वो यही काम कर रहे थे, क्या कि अपनी प्रॉपर्टी को खरीदते थे, प्रॉपर्टीज खरीदते थे, टैक्स बचाने के लिए अब किसी और के नाम पे कर देते थे। तो इसी वजह से इन सब चीजों को रोकने के लिए बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट आया, और उसके सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया कि अगर कोई व्यक्ति बेनामी ट्रांजैक्शन करता है तो वो पनिशमेंट का अधिकारी होगा, यानी उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन उसमें 2 एक्सेप्शन बता दी गई। एक एक्सेप्शन बता दी कि कोई व्यक्ति अगर अपनी वाइफ के नाम पे करता है कोई प्रॉपर्टी तो वो लायबल नहीं है सेक्शन 3 के पनिशमेंट के लिए, या फिर कोई अपनी अनमैरिड डॉटर के लिए करता है ट्रांसफर तो वो भी क्या होगा, लायबल नहीं है पनिशमेंट के लिए। तो 2 एक्सेप्शन बताएगा, और सेक्शन 41 यही इस चीज के साथ में काम करता है कि क्या है कि अगर कोई बेनामी ट्रांजेक्शन करता है तो वो चीज क्या होगी, वो भी वैलिड होगा। अगर वो बंदा जो है ऑस्टेंसिबल ओनर जो है वो ट्रांसफर कर देता है तो वो फिर उस ट्रांजेक्शन को वैलिड माना जाएगा। अब यहाँ आ जाता है ऑस्टेंसिबल ओनर कौन कौन बन सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑस्टेंसिबल ओनर कौन कौन बन सकते हैं, सभी बन सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ के। कौन लोग होते हैं जो ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं हो सकते, कौन लोग होते हैं जो ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं बन सकते हैं। सबसे पहले होता है प्रोफेस्ड एजेंट, यानी जिसको घोषणा हो गई कि ये मेरे एजेंट है, ऐसे लोग ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं हो सकते। सिंपल एजेंट नहीं हो सकते, कोई गार्जियंस नहीं हो सकते, ट्रस्टीज नहीं हो सकते, या फिर किसी और तरीके की जिनको कि ऑलरेडी जो टेक केयर के लिए प्रॉपर्टी के लिए रखा गया था वो सभी जो होंगे
क्या काउंट होंगे? ऑस्टेंसिबल ओनर काउंट नहीं होंगे। तो ऑस्टेंसिबल ओनर कौन बन सकते हैं? सभी बन सकते हैं। इन जो मैंने आपको बताया वो नहीं बन सकते, और एक सर्वेंट्स होते हैं वो भी ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं कहलाए जा सकते। तो ये सब आपको क्लियर आ गया। और इसके जो एसेंशियल्स है वो क्या है, इसी डेफिनेशन में आती है। पहली बात, एक व्यक्ति है जिसका इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में। दूसरा व्यक्ति है जो उसे अपनी कंसेंट से, एक व्यक्ति है जिसका इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, दूसरे व्यक्ति को अपनी कंसेंट से, चाहे एक्सप्रेस से चाहे इम्प्लाइड से, ऑस्टेंसिबल ओनर बना देता है। तीसरी बात, वो ऑस्टेंसिबल ओनर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात है, कंसिडरेशन के लिए करता है। और पांचवी, जिसको ट्रांसफर किया, जो ट्रांसफरी है वो गुड फेथ में काम करता है, यानी पूरी टेक केयर करता है कि हाँ जो ट्रांसफरर है वो क्या है, वो ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं बल्कि ओनर ही है, तब जाके वो कंसिडरेशन पे करता है। तो क्या किया जाएगा, वो ट्रांजेक्शन, लास्ट पॉइंट हमारे पास एक आता है कि वो वैलिड है, वॉइडेबल नहीं है। तो ये हमारा सेक्शन 41 हो गया। अब मैंने आपको पहले कहा था कि हम केस लॉस के थ्रू से पढ़ेंगे, तो हम केस लॉस देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो केस लॉस देखते हैं। पहला केस लॉ है कायराक्रॉस वर्सेस लोरिनर 1860 का केस। इस केस में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति एक्सप्रेसली या यानी कि बाय वर्ड्स या फिर बाय कंडक्ट किसी को क्या करता है, किसी और को ये बोलता है कि आप ये काम कर लीजिए, और वो व्यक्ति करता है, बाद में भले ही वो लीगल एक्ट ना हो तो उस चीज को वो मना ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले ही उस चीज के लिए परमिशन दे चुका। जैसे सेक्शन 41 की हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली किसी और को ऑस्टेंसिबल ओनर बनाता है और वो ट्रांसफर करता है, तो वो उस चीज के लिए बाद में उस क्या कर सकता है, मना नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट एप्लीकेबल हो जाएगा। सेम यही इस केस में हेल्ड हुआ था। फिर आता है राम कुमर कुंडू एंड अदर्स वर्सेस मैक्वीन एंड अदर 1872। सेक्शन 41 इस केस के बिना पूरा नहीं होता है, ये इसका लैंडमार्क केस है। तो समझ लेते हैं इस केस को। देखिए, जो एक अलेक्जेंडर मैकडोनल्ड थे, उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी ली और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, किसके नाम पे किया, बूनो बीबी के नाम पे किया। बूनो बीबी के नाम पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, तो किसके नाम पे खरीदी, बूनो बीबी के नाम पे। अब जब बूनो बीबी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी थी, उन्होंने, बूनो बीबी ने उस प्रॉपर्टी को राम धोनी कुंडो जो कि राम कुमर कुंडू के फादर थे, उनके नाम पे कर दिया। जब राम धोनी कुंडू की डेथ हो गई, उनके बाद राम कुमर कुंडू, क्योंकि वो उनके उत्तराधिकारी हुए, उनसे क्या उन्होंने क्या किया, उन दोनों ने मिलके 24 साल तक उस प्रॉपर्टी को एंजॉय किया था। कौन सी प्रॉपर्टी, जो बीबी ने उनको क्या की थी, ट्रांसफर की थी। अब उनके बाद जो उनकी संतान हुई, किनकी, अलेक्जेंडर मैकडोनल्ड की और बीबी की, उन्होंने क्या किया, मैक्वीन संतान हुई, उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम पे है, क्योंकि अलेक्जेंडर मैकडोनल्ड विल बना के गए हैं, वसीयत बना के गए हैं कि जो प्रॉपर्टी होगी वो मेरी होगी, मैक्वीन की होगी, उनकी बीबी की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उनका इंटेंशन था ही नहीं उनके नाम पे ट्रांसफर करने का। तो जो कलकत्ता हाई कोर्ट थे, उन्होंने हेल्ड की ये बात, क्या बात हेल्ड की कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी है वो मैक्वीन की है, राम कुमर कुंडू को नहीं मिलेगी। जबकि राम कुमर कुंडू ने ये कहा था कि ये सेल डीड थी वो किसके नाम पे की गई थी, बीबी बुनो के नाम पे की गई थी। तो प्रॉपर्टी किसकी हुई, बीबी बुनो की हुई, और उन्होंने हमें दी थी, प्रॉपर्टी किसकी हुई, हमारी हुई। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस केस को मैक्वीन के फेवर में किया। जब इसको अपील गई, तो अपील गई, प्रीवी काउंसिल ने उसको रिवर्स कर दिया और ये बोला कि जो सेल डीड है वो कैसी है, वो सही है, ऑस्टेंसिबल ओनर के द्वारा किया गया, क्या किया गया, ट्रांसफर वैलिड होगा। तो यानी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, राम कुमर कुंडू के पास जाएगी। नेक्स्ट केस है जयादयाल पोड्डार वर्सेस बीबी हजारा 1974। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि ऑस्टेंसिबल ओनर कौन होता है। उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई। पहली बात, ऑस्टेंसिबल ओनर की जब हम बात करें तो पहले देखना है कि प्रॉपर्टी किसने खरीदी। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद यानी कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त पैसे किसने दिए, पोजेशन किसकी थी, पोजेशन कर देने का किसी और का मोटिव क्या था। यानी अगर ए ने खरीदी, पोजेशन बी को दी, उसका मोटिव क्या था, क्या कोई फ्रॉडलेंट इंटेंशन था। और देने के बाद ये देखना है कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या वो दोनों जिस किसी और के नाम पे अगर पोजेशन है तो देखना है क्या दोनों रिलेटिव है, फ्रेंड्स हैं या स्ट्रेंजर्स हैं, ये देखना है। फिर उसके बाद
रिलेशनशिप के बाद में उन्होंने ये देखा कि जो प्रॉपर्टी की टेक केयर होगी वो कौन करेगा, और जो कस्टडी होगी टाइटल डीड्स की वो किसके पास रहेंगी। तो अगर टाइटल डीड्स की जो कस्टडी है वो ऑस्टेंसिबल ओनर के पास होगी, यानी कि जो तीसरा व्यक्ति जो उसने अपने अलावा किसी और को पोजेशन दी है उसको बोला गया ऑस्टेंसिबल ओनर। फिर केस आता है लुचमन वर्सेस कालीचरण 1813 का केस। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद वो प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे कर दी, और वाइफ के नाम पे ये कहते हुए करी कि ये जो है मैं प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के स्त्री धन से खरीद रहा हूँ। अब प्रॉपर्टी जो थी वो व्यक्ति के मरने के बाद उसकी वाइफ ने किसी और को ट्रांसफर कर दी, सेल डीड के थ्रू उस व्यक्ति किसी और को बेच दी। अब जो हायर था, उत्तराधिकारी था, जिस व्यक्ति की डेथ हो गई से ए जो था उसने प्रॉपर्टी खरीदी अपनी वाइफ के नाम पर, ये कह के कि मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ इसके स्त्री धन से। इसके मरने के बाद इसने प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर कर दी। अब इनका जो उत्तराधिकारी था वो ये कहने के लिए गया कि प्रॉपर्टी तो मेरी है, मेरी माता के तो नाम पे थी, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ये माना गया आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी, क्योंकि उसने क्या किया, ये जांच पड़ताल करके खरीदी थी कि प्रॉपर्टी भाई इसी की है और सेल डीड में तो इसी का ही नाम है। तो लुचमन वर्सेस कालीचरण में बताया गया कि ऑस्टेंसिबल ओनर कौन होता है और उसके द्वारा की हुई सेल जो होती है वो वैलिड होती है। फिर आता है नायरस पूर्वी वर्सेस टेथरी पासिन 1916 का केस। इस केस में सेम कुछ ऐसा ही है। क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी खरीदी और लैंड रिकॉर्ड्स में नाम कर दिया अपने वाइफ के, और वाइफ के नाम करने के बाद वो चला गया पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा पे। यात्रा से पहले, जाने से पहले उसने अपनी वाइफ को अलाउ किया था कि वो प्रॉपर्टी को किसी और को मोर्टगेज भी कर सकती है। तो उसकी वाइफ ने क्या किया, प्रॉपर्टी को मोर्टगेज कर दिया, और मोर्टगेज करने के बाद जो था वो व्यक्ति तो चला गया तीर्थ यात्रा पे। अब क्या हुआ, पीछे से उसने जो मोर्टगेजी था उसने प्रॉपर्टी के पैसे दे दिए उसकी वाइफ को, और वो प्रॉपर्टी खरीद ली। जो व्यक्ति वापस आया उसने प्रॉपर्टी लेनी चाहिए उस व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि प्रॉपर्टी मैंने गुड फेथ में खरीदी है और दूसरी जगह मैंने पूरा पैसा दिया है, और लैंड रिकॉर्ड में देखो प्रॉपर्टी का नाम किसका है, तो नाम भी वाइफ का था। तो ये क्या हुआ, इसको सेल को वैलिड माना गया। फिर आता है पदमचंद वर्सेस लक्ष्मी देवी 2010 का केस। अभी हम बार बार एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी ऑस्टेंसिबल ओनर की बात करते हैं तो वो कंसीडरेशन के लिए जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है। तो इस केस में एक फादर ने अपनी डॉटर की जो प्रॉपर्टी थी वो ट्रांसफर की थी फॉर लव, फॉर अफेक्शन के केस में, यानी कि गिफ्ट के तौर पे, तो वो ऑस्टेंसिबल ओनर का पार्ट नहीं बनता था। ये पदमचंद वर्सेस लक्ष्मी देवी के केस में हेल्ड हुआ कि कोई भी गिफ्ट जो है वो क्या होगा, वो ऑस्टेंसिबल ओनर का, ऑस्टेंसिबल जो ट्रांसफर है उसका पार्ट नहीं बनाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट केस लॉ, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 41। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।